शाम का समय था। देविका रसोई में खाना बना रही थी। तभी एक जोर से आवाज आती है। देविका उस आवाज के पास जाती है तो देखती है कि उसकी सास संजना की कमर अकड़ गई है और वो अपनी कमर को पकड़े हुए बोलती है, हाय राम, मर गई मैं तो। अरे बहू जरा देख तो, उठा मुझे। अरे माँ जी, आपकी कमर फिर से अकड़ गई क्या? आपको मना किया है ना कि आप झुका मत कीजिए, फिर सुनते क्यों नहीं हैं आप? और मैंने बोला था कि एक बार मुझसे मालिश करवा लिया कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ मानना ही नहीं होता है। चलिए अब मेरा हाथ पकड़िए। अरे बहू, मुझे लगा दवाई खाकर आराम पड़ जाएगा, लेकिन ये तो दोबारा हो गया। चश्मा उठा रही थी कि इतने में ही गई मेरी कमर। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ। सरसों के तेल में लहसुन डालकर लाती हूँ और फिर गरम तेल से आपकी मालिश करती हूँ। ये बोलकर वो अपनी सास को लिटा देती है और रसोई में जाकर लहसुन का तेल गरम करके लेकर आती है और ठंडा करके अपनी सास को पीठ के बल लिटाकर उसकी कमर की मालिश करती है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे वाह बहू, तेरे से मालिश करवाकर बहुत अच्छा लग रहा है। गरम गरम तेल, वाह, इतना अच्छा लग रहा है। इसलिए कहती हूँ कि मुझसे मालिश करवा लिया कीजिए, आपकी नसों में अकड़न नहीं होगी इससे, और फिर आप जैसे मर्जी बैंड हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या बोली बहू तू? अरे बस यूं ही, मैंने तो एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, मालिश पर ध्यान दे, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। मजा आ गया बहू, आराम लग रहा है मुझे तो। शुक्रिया माँ जी। ऐसे ही वो आधे घंटे तक मालिश करती है। कुछ देर बाद उसका पति अरमान घर आता है। देविका उसे पानी देती है तो उसका चेहरा देखकर देविका बोलती है, अरमान, ये क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये काले धब्बे कैसे? सुबह तक तो ठीक थे। अरे नहीं देविका, ये 3-4 दिन से हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं दिए थे। आज डार्क हो गए हैं ये स्पॉट्स। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अपना चेहरा। ऑफिस में मेरे जूनियर मुझे ऐसे देखकर हंस रहे थे, बहुत बेकार लगा मुझे। तो मुझे बताया क्यों नहीं? सो रही थी मैं, इतना ध्यान नहीं दे पाती। अरमान, लेकिन मुझे अब पता है कि मुझे क्या करना है। अब मैं आपके चेहरे को एकदम ग्लोइंग बना दूंगी, वो भी आज रात ही। सच देविका, तुम पक्का कर दोगी ना? हाँ अरमान, कोई शक है आपको? नहीं नहीं मेरी जान। अरे माँ जी ने कहीं देख लिया तो? अरे तुम चिंता मत करो, माँ तो अंदर है, वो नहीं आएंगी। नहीं, मैं बाहर हूँ और तेरी माँ ने देख लिया है सब। दोनों अपनी माँ को देखकर जल्दी से दूर हो जाते हैं और घबराकर कहते हैं, माँ जी वो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, यही आए थे मेरे पास। नहीं माँ, मैं नहीं, ये आई थी, लिपट गई जैसे ही ऑफिस से आया तो। झूठे, खुद लिपटे थे मुझसे। माँ। अरे क्या हुआ? अरे बच्चों, मैं तो तुम्हारी टांग खींच रही थी। करो करो, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, जाइए मत, खाना खा लीजिए, मैं लगा देती हूँ, और आप भी फ्रेश होकर आ जाइए। ओके देविका मैडम। अरमान उसकी बात सुनकर कपड़े चेंज करके आता है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी संजना बोलती है, अरमान बेटा, ये तेरे चेहरे पर अचानक से निशान कैसे? अरे माँ पता नहीं, अपने आप ही हो गए, पर आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगे। देविका शायद अपना कुछ नुस्खा करे। आपको कैसे पता कि मैं आप पर अपना नुस्खा अपनाने वाली हूँ? तुम्हारा पति हूँ, इतना तो पता है कि तुम नुस्खे से ही करोगी। चलो अच्छी बात है। अरे बहू, वो मेरी सहेली की बहू है रेखा, उसके बाल काफी टाइम से झड़ रहे हैं, तो मेरे से पूछा उसने, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। अगर तुझे पता है तो तू बता दे। अरे माँ जी, उपाय है ना, आप उससे बोलो कि वो 2 प्याज ले, उसका पेस्ट बना ले, फिर उसे सरसों के तेल में भूने। तेल गाढ़ा होने के बाद उसे छान कर अलग कर ले, और ठंडा होने के बाद हफ्ते में 3 बार रात को सोने से पहले अपने बालों में लगाए, या फिर बाल धोने से 3 घंटे पहले लगा ले। इससे उसके बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे, मोटे भी हो जाएंगे और झड़ना भी रुक जाएंगे। ठीक है बहू, मैं उसे बता दूंगी। वैसे बहू, एक बार फिर से शुक्रिया, तेरी वजह से मुझे कमर में बहुत आराम मिल गया। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद सब खाना खा लेते हैं और रात को देविका जब अपने कमरे में आती है तो उस वक्त वो नीम का फेस पैक बनाकर लाती है और अरमान से बोलती है, अरे अरमान, आप लेट जाओ, मैं आपके फेस पर पैक लगा देती हूँ। सुबह तक आपके सारे ब्लैक स्पॉट देखना गायब हो जाएंगे एकदम। ठीक है, लेट जाता हूँ। और हाँ, आप सुबह इसे वॉश कर लेना। ओके ओके जानू। अरमान की बात सुनकर वो उसके फेस पर फेस पैक लगा देती है
और खुद भी सो जाती है। अगले दिन देविका नींद से उठते हुए बोलती है, अरमान जी उठिए, सुबह हो गई है, आपको फेस पैक भी धोना है अपना। हाँ देविका, उठ रहा हूँ मैं। कुछ देर बाद दोनों उठ जाते हैं। देविका कमरे में उसका जूस लाती है और वो नहाकर बाहर आता है। उसे देखकर देविका बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना कि आपके चेहरे के स्पॉट्स रात भर में गायब हो जाएंगे। सच्ची? अभी देखता हूँ। अरे हाँ देविका, और मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। अब बता दो मेरी प्यारी सी बीवी, इसमें क्या डाला था? मैंने इसमें नीम की पत्तियाँ, एलोवेरा जेल और विटामिन ई के कैप्सूल मिलाए थे और उन्हीं का पेस्ट बनाकर आपके चेहरे पर लगाया था। शादी से पहले मैं भी लगाया करती थी, तभी तो मेरी स्किन एकदम ग्लास स्किन जैसी थी। ओहो, आई लव यू मेरी जानूड़ी। अच्छा, तो मेरी तरफ से भी सुन लीजिए, आई लव यू टू जानूड़ा। देविका उसे ऐसा बोलती ही है कि अरमान अपने गीले बाल उस पर झटक देता है और पानी की छींटें देविका के फेस पर जाती है। तभी वो फ्लावर पॉट से पानी लेकर अरमान पर डाल देती है और इस तरह दोनों प्यार से नोक-झोंक वाली फाइट करने लगते हैं। वक्त बीतता है। ऐसे ही देविका के नुस्खे कभी उसके काम आते तो कभी उसके घर वालों के। रात के 11 बज रहे थे और सब सो रहे थे। तभी देविका को रात को एक रोते हुए छोटे बच्चे की आवाज आती है। वो उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। बच्चे के रोने की आवाज बढ़ने लगती है और देविका अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी, ये बच्चे की रोने की आवाज कितनी ज्यादा आ रही है। अरे किसका बच्चा है जो इतनी रात को रो रहा है? अरे साथ वाली पड़ोसन की बेटी आई है, उसी का बच्चा रो रहा है बड़ी देर से। माँ जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बार उस बच्चे के पास चली जाऊँ। वो कब से रो रहा है, मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही। मैं एक बार जाऊँ? पर बहू, तो इस टाइम किसी और के घर जाएगी, क्या सोचेंगे वो? एक बार हो आती हूँ ना माँ जी। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। दोनों उसके घर के दरवाजे पर जाते हैं। तभी उस बच्चे की माँ रिया बोलती है, जी आप, कुछ काम था क्या? जी माफ कीजिए, आपके घर इस वक्त आई, मुझे कोई काम नहीं है। बस आपका बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सोचा कि एक बार आकर देख लूं। अगर बुरा न माने तो मैं एक बार आपके बेबी को चुप करवाऊं? जी आइए। देविका अंदर आकर बेबी को अपनी गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश करती है। तभी देविका बोलती है, अच्छा, बेबी कब से रो रहा है, क्या कर रहा था? आप थोड़ा बता सकती हैं, मुझे मदद मिल जाएगी। जी मेरी गोद में ही खेल रहा था, फिर अचानक से रोने लग गया। अच्छा, तो इसकी नाभि उतर गई है। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। आप सरसों का तेल हल्का सा गरम करके ले आइए। जी ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। रिया बच्चे के लिए हल्का तेल गर्म करके लाती है। फिर देविका बच्चे को लिटाकर उसके पेट की तरफ प्यार से मालिश करती है। ऐसा वो 15 मिनट तक करती है, जिसके बाद बच्चा रोना बंद कर देता है और उसकी नाभि ठीक हो जाती है। जिसके बाद बच्चा आराम से सो जाता है और रिया रोते हुए कहती है, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने मेरे बच्चे को ठीक करके एक माँ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे कोई बात नहीं, मुझे शायद इसका हाल पता था, इसलिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा। जैसे ही मैंने आपके बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। वो क्या है ना, छोटे बच्चे हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं, ऐसे रोते हुए नहीं। और शुक्रिया की तो कोई बात ही नहीं है, मैं आपकी बहन जैसी हूँ। अब जब आपका बेबी उठेगा ना तो देखना वो कितना खेलता हुआ उठेगा। और हाँ, एक बार उसकी मालिश जरूर कर देना इस तेल से। ठीक है। अच्छा बेटा, अब अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। जी अब चलते हैं। इस तरह देविका अपने घरेलू नुस्खों से बच्चे की मदद करके उसकी परेशानी को दूर करती है। और यूं ही देविका अपने घरेलू नुस्खों से सबकी आए दिन मदद किया करती। सुजाता अपने कमरे में सफाई कर रही थी। तभी सुजाता का पति उमेश आता है और वो अपनी पत्नी सुजाता को बिना सर पर घूंघट रखे देखता है। बदतमीज, ये क्या है? तेरे सर से घूंघट कहाँ है? जरा भी शर्म है तुझे क्या? माफ करना, वो काम करते करते ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान नहीं रखा जाता तुझसे? तुझे ध्यान देना चाहिए। तेरे लक्षण तो मैं शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि तू सर पर घूंघट नहीं रखती। अगर ऐसे मेरा बड़ा भाई तुझे देख लेता तो? तुझे तो अच्छा लगता है ना ऐसे घूमना? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मैं सच में सफाई करते करते भूल गई थी और जेठ जी भी तो घर पर नहीं है,
शहर से बाहर गए हैं, बताया था ना आपने। जेठ जी शहर से बाहर गए तो संस्कार इज्जत सब भूल जाएगी क्या? खुद तो ये छोटी हरकतें करती है और यही सब तू मेरे बच्चों को भी सिखाना चाहती है। यही है ना तेरा इरादा? आप तो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो। मैं बोल तो रही हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। सर से घूंघट क्या सर का, तेरी तो जुबान भी चलने लग गई। तुझे आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद अकेले भी जुबान नहीं चला सकेगी। उमेश सुजाता को काफी मारता है। उमेश अपने घर में हर औरत को घूंघट में रहने के लिए बोलता और अगर जरा भी घूंघट इधर उधर होता तो वो उसे खूब सुनाता या फिर उस पर हाथ भी उठाता। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद सुजाता रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी बेटी मधु आती है, जिसने बस सूट सलवार पहना था। उसके सर पर घूंघट नहीं था। सुजाता उसके सर पर चुन्नी से घूंघट कर। अरे मधु, तूने अपने सर पर चुन्नी क्यों नहीं रखी? अभी तेरे पापा देखते तो आज फिर से घर में कलेश होता। माँ ये क्या है, हम शहर में रह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में भी हम ऐसे रहते हैं जैसे छोटे पिछड़े गांव में लोग रहते हैं। अरे घर की बहू घूंघट करती है, समझ आता है, लेकिन बेटी क्यों? अब मैं तुझे क्या समझाऊं बेटा। मैं खुद जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से यही देखती आ रही हूँ। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बिना घूंघट के देखकर तेरे पापा गुस्सा करते हैं। वैसे तो बड़े ऊंचे ख्यालों के बनते हैं पापा, लेकिन अपने घर वालों के साथ ही जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। मैं तो बस इतना कहूंगी कि जल्दी से शादी हो जाए मेरी और इस पिंजरे से छुटकारा मिले। ऐसे क्यों बोल रही है मधु? तेरे पापा जैसे भी हैं, लेकिन कभी भी तेरा बुरा तो नहीं चाहेंगे ना। वो तो बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे एक तरीके में रहें, आजकल के बच्चों की तरह बेढंगे कपड़े ना पहने। माँ आपने आज तक कभी कुछ नहीं बोला, इसलिए हमें भी पापा की बात सुनकर अपनी बात को भूलना रहता है। लेकिन अगर आपने पापा के खिलाफ आवाज उठाई होती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता हमारे साथ। चुप कर, अपने पापा के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं। यहाँ 100 काम सर पर पड़े हैं। तेरे भाई की शादी का दिन नजदीक आ रहा है और तू है कि अपने पापा की बुराई लेकर बैठ गई है। आज मैं बुराई कर रही हूँ, कल को आपकी बहू भी बुराई करेगी। सच बात तो हर किसी को बुरी लगती है। मधु अपनी माँ को ही अपने पापा के खिलाफ सुनाकर चली जाती है। सुजाता बेचारी खुद एक पतिव्रता स्त्री समझकर अपने आप को संभालती है और अपने पति के लिए काम करती है। एक चूं तक की आवाज नहीं निकालती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सुजाता के बेटे अमर की शादी हो जाती है। सुजाता की बहू वैशाली एक आज की लड़की और खुले विचारों की थी। शादी की अगली सुबह वैशाली नाइट सूट में ही रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ उमेश आता है। बहू ये तुमने क्या पहना है? अरे पापा जी आप उठ गए, मैं आप सबके लिए नाश्ता ही बना रही थी। आज मेरी पहली रसोई है तो मैंने सोचा कि सबके लिए नाश्ते में कुछ अच्छा बना दूं। बहू नाश्ता बनता रहेगा बाद में, लेकिन पहले जाकर ठीक से कपड़े पहन ले। घर की बहू ऐसे रहती है क्या? न सर पर घूंघट न साड़ी पहनी है। बड़ों का लिहाज थोड़ा तो रख लिया कर बहू। पापा जी वो मैंने नाइट सूट इसलिए पहना हुआ है कि मैंने सोचा कि खाना बनाऊंगी तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो मैंने सोचा खाना बनाकर ही मैं कपड़े बदल लूं। तभी मैं नाइट सूट में ही खाना बनाने लगी। ये सब तेरे मायके में चलता होगा, लेकिन यहाँ नहीं। ये तेरा ससुराल है और ससुराल में ससुराल के तौर तरीके से रहना होगा, समझी तू? चल जाकर अपनी सास से तौर तरीके सीख। वैशाली अपने ससुर से ज्यादा बहस नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। वैशाली को पता नहीं था अभी के उसके ससुराल वाले कैसे हैं, इसीलिए अभी तक वैशाली को ससुराल में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद वैशाली अपनी सहेली के घर जाने के लिए निकल रही थी। वैशाली को बिना घूंघट के देखकर उसकी सास और ननद आती हैं। चलो कोई तो आया घर में जो पापा के दकियानूसी ख्यालों से बाहर सोचता है। क्या मतलब मधु तुम्हारा पापा जी की दकियानूसी ख्यालों से? चुप कर मधु, तू जब बोलेगी तो उल्टा ही बोलेगी। और बहू ये क्या है? तुझे पता है ना कि तू एक नई नवेली दुल्हन है और एक नई नवेली दुल्हन को ऐसे घर से बाहर निकलना क्या शोभा देता है? माँ जी मुझे तो अच्छे से पता है कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ, तभी तो मैं इतना तैयार होकर सज कर बाहर जाती हूँ। आखिर लोगों को भी तो पता चले कि आपके घर में नई दुल्हन आई है। हाँ, और लोग तुझे देखकर 100 तरह की बातें भी बनाए, है ना? तू यही चाहती है बहू? माँ जी आप भी ना कैसी बातें करती हैं? भला लोग क्यों बातें बनाएंगे मुझे ऐसे देखकर? ये कटा फटा ब्लाउज और सर पर घूंघट नहीं है। कोई तुझे ऐसे देखेगा तो बोलेगा नहीं कि उमेश जी की बहू को जरा भी शर्म नहीं है।
नई बहू का घूंघट तो इतना होना चाहिए कि उसकी शक्ल ही ना दिखे। माँ, ये कटा फटा ब्लाउज नहीं है बल्कि फैशन है। चुप कर तू, तेरा बीच में बोलना जरूरी नहीं है। मुझे भी सब पता है कि क्या फैशन है। माँ जी, उमेश जी के घर में बहू आई है। हाय राम, बहू तो अपने ससुर का नाम कैसे ले सकती है? माँ जी सुनो, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। मैं तो यही कहूँगी कि आपको भी अपनी रंगत में बदलाव लाना चाहिए। देखना, ससुर जी तो आपको देखकर ही पिघल जाएंगे। चुप कर, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर। मैं तेरी सास हूँ, माँ नहीं जो कुछ भी बोले जा रही है। सास भी तो माँ जैसी ही होती है ना। अच्छा, मैं जा रही हूँ। आज मेरी दोस्त का जन्मदिन है। मैं नहीं जाऊंगी तब तक वो केक भी नहीं काटेगी। मैं जा रही हूँ। वैशाली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात पूरी नहीं सुनती। वैशाली की ये बात उमेश को पता चल जाती है। उमेश शाम को अपनी बहू के घर आने का इंतजार करता है और शाम को वैशाली घर आती है। बहू, ये क्या है? तेरा घूंघट कहाँ है? जाने दीजिए ना, अभी नई आई है घर में, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? पापा जी, मैंने घूंघट नहीं डाला हुआ तो क्या हुआ? इसमें क्या बड़ी बात हो गई? बस कर बहू, थोड़ी तो शर्म रख। उमेश ने अपनी बहू को थप्पड़ मारा ही था कि वैशाली का पति अमर आ जाता है और ये सब देखकर बोलता है, पापा ये क्या कर रहे हो आप अपनी बहू पे हाथ कैसे उठा सकते हो? अपनी पत्नी को समझा। अरे बहू घर की इज्जत होती है, लेकिन यहाँ तो बहू ही घर की इज्जत को नीलाम करने पर लगी हुई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो पापा जी ने मुझ पर हाथ ही उठा दिया? क्या कर दिया? अरे घूंघट कहाँ है? तुझे पता है ना, हमारे घर में औरतों की सर पर हमेशा घूंघट होना चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से पापा आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है अपनी बहू पे हाथ उठा के। बहू को सबक सिखाना जरूरी था। अरे आज इसे सबक मिल गया है। अब देखना, ये आगे कभी ऐसा नहीं करेगी। बस पापा, बस बहुत हो गया। मैंने हमेशा माँ को और मेरी बहन को आपकी बेतुकी बातों के कारण दबते हुए देखा है, और अब तो आप मेरी पत्नी के साथ भी ये कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, छोड़िए सब बातें। माँ, हमेशा आपने ही तो रोका है मुझे, और आपके रोकने के कारण आज पापा ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, मैं अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अमर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने पापा की एक नहीं सुनता। हिमानी एक आत्मनिर्भर औरत थी, लेकिन साथ ही हिमानी थोड़ी लालची थी। एक दिन हिमानी अपने घर में पानी पूरी बना रही होती है, तभी हिमानी की बेटी महक आती है। माँ, आप पानी पूरी बना रही हो, मुझे भी दो ना। दूर हट, अभी मुझे पानी पूरी बेचने भी जाना है। वहाँ से बच जाए तो खा लियो। माँ, आप हमेशा यही कहती हो और फिर बचने के बाद भी पानी पूरी नहीं देती हो। हाँ तो बेटा समझो ना, हम अमीर तो है नहीं कि अपने पसंद का कुछ भी खा ले या बना ले। हमारे हाथ में इतने पैसे कहाँ टिकते हैं, तभी तो मैं बचा बचा कर चलती हूँ ना। माँ, आप हमेशा ही यही कहती रहती हो, लेकिन मेरा भी कितना मन करता है पानी पूरी खाने का। तेरे बाबा के जाने के बाद सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। इतनी मुश्किल हो गई है उनके जाने के बाद ये सब संभालना। मुझे तो समझ में नहीं आता कभी कभी, लेकिन देख रही है ना तू, मैं जैसे तैसे कर रही हूँ, फिर भी तू अपनी माँ से इस तरह बात कर रही है। मैं कुछ बोलूँ ना तो क्या करूँ? और लोगों की तरह मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी अपनी पसंद का खाऊं, पहनूं, जहाँ मन करे वहाँ घूमूं। लेकिन आप हो के समझती ही नहीं हो कभी। महक अपनी माँ को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। हिमानी को महक की बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। जब काफी सारी पानी पूरी बन जाती है तो हिमानी उन पानी पूरी को लेकर बेचने चली जाती है। हिमानी रोज की तरह चौराहे पर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक बड़ी अमीर औरत मधुबाला आती है। एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। और हाँ, अच्छी है ना आपकी पानी पूरी? हाँ हाँ मेम साहब, बहुत अच्छी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, और हाँ, जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है। मधुबाला को पानी पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, मैंने बहुत सही जगह की पानी पूरी खाई है, लेकिन तुम्हारी पानी पूरी में तो कुछ अलग ही स्वाद है। सच में तुम्हारी पानी पूरी की तो बात ही अलग है। मेम साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद ही आएगी। हाँ, सच ही कहा था तुमने। मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, लेकिन जैसा पानी पूरी मुझे पसंद है वैसी तो मुझे कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन तुम्हारी पानी पूरी ठीक वैसे ही है जैसा स्वाद मुझे पसंद है। मजा आ गया खाकर। धन्यवाद मेम साहब, मुझे अच्छा लगा।
कि आपको मेरे यहाँ की पानी पूरी पसंद आई। अच्छा, पैसे कितने हुए तुम्हारे? 10 रुपए हो गए आपके। ये लो। मेम साहब, आपके पास छुट्टे नहीं है क्या? वो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाकी के पैसे देने की। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी पानी पूरी बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तभी तुम्हें मैं 100 रुपए दे रही हूँ। आज तो चमत्कार ही हो गया। यहाँ तो 100 रुपए 10 लोगों को खिलाने पर मिलते हैं, लेकिन ये पागल औरत एक बार में ही 100 का नोट दे गई। आज का तो दिन बन गया मेरा। मधुबाला को हिमानी के यहाँ की पानी पूरी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो आए दिन हिमानी के ठेले पर पानी पूरी खाने आ जाया करती और हिमानी को मधुबाला से ज्यादा पैसे भी मिलते। धीरे धीरे हिमानी के ठेले पर भीड़ लगने लगती है, क्योंकि हिमानी की पानी पूरी अब और लोगों को भी पसंद आने लगी थी। लोग बड़े ही चाव से हिमानी की पानी पूरी खाया करते। एक दिन हिमानी के ठेले पर एक लड़का अभय और एक लड़की काजल आते हैं। अभय, मैं तुम्हें इनकी ही पानी पूरी के बारे में बताती थी। ये बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाती है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। अच्छा चलो देखे तो सही, जिसकी तुम इतनी तारीफ करती हो, आखिर उसकी पानी पूरी में ऐसा भी क्या जादू है? आंटी, आप 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। हिमानी उन दोनों को पानी पूरी खिलाने लगती है। अरे वाह काजल, तुम तो बिल्कुल सही कह रही थी, इनकी पानी पूरी वाकई बहुत अच्छी है। मैं तो तुम्हें बोल ही रही थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास कहाँ होता है। लेकिन अब तो पक्का यकीन हो गया। अरे आंटी, अब एक काम करो, 50 की ना पानी पूरी पैक कर दो। 50 की पैक करवा रहे हो, लेकिन इतनी सारी पानी पूरी क्यों पैक करवा रहे हो? यहीं खा लो ना। अरे मैं तो यही खाऊंगा, वो भी जी भर के। लेकिन अब सोच रहा हूँ थोड़ा घर के लिए भी पैक करवा लेता हूँ, और घर तक तो मेरा और भी मन हो जाएगा खाने का, तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है। आंटी, कितने पैसे हो गए? जी आपके 150 रुपए हो गए। 150 रुपए? लेकिन आंटी, हमने तो इतनी पानी पूरी खाई भी नहीं है, और मेरे दोस्त ने तो बस 50 की ही खाई है, फिर 150 कैसे हो गए? मेरा तो कोई पहले का उधार भी नहीं है। मैडम जी, वो क्या है ना, महंगाई थोड़ी बढ़ गई है और इस जगह पर खड़े होने के लिए भी किराया देना पड़ता है। अब किसी के घर के आगे मैं पानी पूरी बेचूंगी तो किराया लगेगा ही ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमसे कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं मांग रही हो? 150 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। आप बड़े लोगों के लिए कहाँ ज्यादा कम होता है कुछ। और साहब, आप बड़ी दुकानों में तो बिना सोचे समझे पैसे देते हो, लेकिन यहाँ मेरी मेहनत के लिए आपको ये ज्यादा लग रहा है। अरे लेकिन ज्यादा है तो। रहने दो अभय, पानी पूरी क्या बिकने लग गई है? भाव भी बढ़ गए इनके। ये लो आपके पैसे, चलो अभय यहाँ से। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जैसे हिमानी की पानी पूरी का काम अच्छा चल रहा था, वैसे वैसे उसमें एक घमंड आता जा रहा था और वो अपनी पानी पूरी के दाम बढ़ा रही थी। पानी पूरी की गिनती कम करती जा रही थी। एक दिन हिमानी खारे पानी से ही पानी पूरी का पानी तैयार कर रही थी और यही हिमानी की बेटी महक देख लेती है। माँ, आपका ध्यान कहाँ है? आप पानी पूरी के पानी में खारा पानी डाल रही हो। इसे तो पानी पूरी का पानी बेस्वाद बनेगा। थोड़ा ध्यान से करो ना माँ। तुम मुझे मत सिखा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है। अरे पानी पूरी का पानी बनाने के लिए मुझे खरीद के अलग से पानी लाना पड़ता है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है, तो इससे तो अच्छा यही है। माँ, ये क्या कह रही हो? आपके हाथों की पानी पूरी कितनी पसंद है लोगों को। फेमस है आपकी हाथ की पानी पूरी। और आप ऐसे बेईमानी मत करो अपने काम में, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बिल्कुल भी। लोगों की जीभ को मेरे हाथों की पानी पूरी का स्वाद लग चुका है, इसलिए उन्हें अब कैसा भी खिला दो समझ नहीं आएगा, और ऐसा करने से हमारा ही फायदा होगा। लेकिन माँ, ये आप सही नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। तेरी माँ हूँ मैं, तुझसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे, तू मुझे मत सिखा। मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ। हिमानी अपनी बेटी को डांट कर वहाँ से भगा देती है। हिमानी का लालच इतना बढ़ता जा रहा था कि अब उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी और वो पानी पूरी के स्वाद में भी बदलाव करने लगी थी। खारे पानी से पानी पूरी बनाकर बेचने के लिए वो निकल जाती है। हिमानी पानी पूरी बेचने के लिए वहीं खड़ी होती है और बहुत ज्यादा दाम और कम पानी पूरी होने की वजह से पहले से ही ज्यादा अब वहाँ कोई नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मधुबाला फिर से आती है। अरे हिमानी, जरा एक प्लेट मस्त तीखी पानी पूरी लगा दो। रुकिए मैडम, मैं अभी आपके लिए पानी पूरी लगाती हूँ। हिमानी मधुबाला को पानी पूरी खिलाने लगती है।
जैसे ही मधुबाला पहली पानी पूरी खाती है तो उसे वो पानी पूरी बहुत ही खराब लगती है और वो पानी पूरी वहीं फेंकती है। छी, ये क्या है? इतनी गंदी पानी पूरी। नहीं मैडम जी, मैंने तो वैसे ही बनाई है जैसे पहले बनाई थी। तुम झूठ मत बोलो, थोड़ा बहुत स्वाद बदलता तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ तो पूरी पानी पूरी ही जैसे बदल गई। तुमने पक्का लालच में आकर ये सब किया है। मैडम जी माफ कर दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अब ना ही मुझे तुम्हारे यहाँ की पानी पूरी खानी है और ना ही पसंद आई। अब हिमानी मधुबाला के आगे अपनी गलती की माफी मांगती रही, लेकिन अच्छा खासा काम हिमानी की लालच की वजह से खराब हो जाता है।